नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य पाठशाला लर्निंग में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IPC का मैं फुल कोर्स लेके आया हूँ और जिस पे आप लोगों को 2 वीडियो मिल चुके हैं। एक बेसिक का जो सिलेबस डिस्कस किया गया और उसके बाद पार्ट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि चैप्टर 1 समाप्त हो चुका था। चैप्टर 2 के धाराएं 25 तक पहुंच चुके थे। उसके बाद आज ये पार्ट 3 है और IPC का चैप्टर 2 का 25 के आगे धाराएं देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि IPC का मूल विधि का जो है पूर्ण सिलेबस आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और उसमें ये नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा होता है आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। और चलिए आगे फिर देखते हैं कौन सी धारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट धारा को ही लेकर चल रहा हूँ। और ये समझिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे जो UPSI है, इससे आगे मतलब इससे अलग कुछ भी नहीं जाएगा, यहाँ तक मानिए, मेरा यकीन करिए दोस्तों। तो फिर चलते हैं, देखते हैं आगे की धारा। तो धारा 25 तक मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले के वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ उसको देख लें, उसके आगे फिर इसको कंटिन्यू करें। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट की लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा के। तो चलिए 25 के आगे देखते हैं धारा कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 की 29 धारा 29 जो है वो दस्तावेज की बात करती है। दस्तावेज मतलब कि वो एक फाइल से ही नहीं होता दोस्तों। उसके लिए आपको एक चेक भी हो सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है और मैप हो सकता है। तो जैसे चेक की बात करें दोस्तों, तो चेक जो है, चेक में अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, वो होता है। तो वो एक आपका डॉक्यूमेंट्स ही हुआ। तो 29 में यही बताया गया है कि दस्तावेज के बारे में परिभाषित किया गया है कि दस्तावेज क्या होता है। तो दस्तावेज से रिलेटेड आपके चेक हो सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है और मैप हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 29A की। 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात की गई है। अभिलेख जो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत था दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से मतलब ये है कि आपके वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड होता है दोस्तों। तो फिर आपको ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करता है 29A। नेक्स्ट देखते हैं आपकी जो धारा है 30 और इसमें मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई है। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब दोस्तों ये है कि आपके कागज़ वगैरह, जैसे मान लीजिए घर का RC हो गई और घर के मकान हो गए, घर के मकान के कागज़ हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, तो ये आपकी क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन 30 में यही एक्सप्लेन किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है इस चैप्टर की, उसकी बात करते हैं सेक्शन 34। इम्पोर्टेंट धारा है दोस्तों, इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि देखिए क्या बताया गया है इसमें। इस सेक्शन में यह परिभाषित किया गया है कि सामान्य आशय। सामान्य आशय मतलब कि दोस्तों ऐसा है, कोई जैसे मान लीजिए एक्ट है, कोई एक्ट, कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसमें सामान्य आशय को बताया गया है। सामान्य आशय का मतलब है दोस्तों
इसके समान आशय के तत्व एलिमेंट जो होते हैं क्या क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपराध है, तो अपराध एक से ज़्यादा लोगों का हो सकता है। एक से देखिए पहला पॉइंट क्या किया गया, एक से अधिक व्यक्ति, मतलब कि एक से अधिक व्यक्ति हो और अपराधित कृत्य हो, सामान्य आशय हो और मानो अकेले ने ही कृत्य किया। तो मतलब ऐसा है कि हो सकता है वो अकेले भी कर सकता है और सामान्य आशय मान के चलिए, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि एक ग्रुप होता है, मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है और 5 लोग का कॉमन इंटेंशन, इसको कहते हैं सामान्य आशय, मतलब कॉमन इंटेंशन, मतलब आप लोग कोई आप 5 लोग हो और कोई बी पर्सन है, आप लोग एक योजना बनाते हो कि इसको जा कर के आज मारना है, पीटना है या मर्डर कर देना है, जो भी है। तो उसमें सब 5 लोगों का कॉमन इंटेंशन होगा, आशय है कि उसको करना। तो आप लोग क्या गए, 2 लोग जा कर के गए, 2 लोग उसको मारने लगे और क्या किया कि कुछ लोग इधर उधर देख रहे थे कि कोई आ ना जाए, तो उसकी निगरानी में लगे हुए थे। तो किया 2 लोगों ने, लेकिन वहाँ पे जा कर के मारा है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वो कॉमन इंटेंशन हो। तो यही कॉमन इंटेंशन होता है, मतलब आप लोगों के 5 या जितने लोग हो तो वो एक ही कांड किया हो। ठीक है दोस्तों, तो 5 लोगों ने मर्डर, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 5 लोगों ने मर्डर किया, तो मर्डर किया तो वो 5 लोगों का कॉमन इंटेंशन तो है ना कि मर्डर करना है। एक रणनीति बनाई, पहले से ही रणनीति बना ली कि हाँ ठीक है उन लोगों का मर्डर करना है। तो ऐसा है, और जो ये है अकेले भी हो सकता है और लोगों के साथ में भी हो सकता है। तो कॉमन इंटेंशन की बात की गई है इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए 5 लोगों ने मर्डर किया, तो धारा 302 तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ में 34 भी लगेगी। 34 जो है 34 वो यही बताता है कि संयुक्त दायित्व, मतलब ज्वाइंट लेबिलिटी, मतलब 5 लोगों का इसमें कॉमन इंटेंशन था और आप लोगों ने जा करके उसको मर्डर कर दिया। तो ये हुआ संयुक्त, मतलब आपका कॉमन इंटेंशन। और इसका एक केस आप देख लेते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें बताया गया था व्यक्ति बेशक सक्रिय भागीदारी नहीं है लेकिन अपराध में खड़ा होकर सहयोग करता है, तो उस पर धारा 34 लगेगा। मतलब दोस्तों जैसे वही बताया मैंने कि आप 5 लोग हो, 5 लोग जा कर के क्या करते हैं कि एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और 2 लोग अंदर घुस जाते हो, उसका मर्डर कर देते हो। वहाँ से मर्डर करने के बाद कुछ लोग बाहर खड़े होते हो कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ ना जाए, कोई ऐसा कुछ, मतलब उसके मतलब उसी जो मर्डर है उससे रिलेटेड हो और आप लोगों की पहले से बनाई रणनीति थी। तो ऐसा ही कुछ इसमें वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में कहा गया है। और एक केस था महेश वर्सेस एमपी राज, इसमें क्या कहा गया है कि धारा 34 जो है लागू होगी, संयुक्त दायित्व को अपनाती है। संयुक्त दायित्व का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हों, ठीक है दोस्तों, 5 लोगों में से आप लोग गए, मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद क्या होता है कि आप लोग, वो 5 लोग गए मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद सिंपल सी बात है कि कुछ लोग बाहर खड़े होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे और कुछ लोग मर्डर कर दिया, लेकिन उसमें से 2 लोगों को साक्ष्य मिले। जब वहाँ गए तो 5 लोगों में 2 लोग के कोई कॉमन इंटेंशन नहीं मिला, तो उसके हिसाब से उसको 2 लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक लोग को पकड़ लिया और 2 लोग फरार थे। तो जो एक बचा उसने तो मर्डर किया ना, लेकिन 2 लोग जो फरार हैं वो भी तो कॉमन इंटेंशन उस पर लगेगा, तो उसको लिए 302/34 34 की धारा अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस था, इसमें यह कहा गया कि पूर्व निर्धारित योजना भी, मतलब आप जैसे पहले कोई ग्रुप है या अकेले हो, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक योजना बनाई पहले से कि हाँ जाना है, यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है, इसको मर्डर कर देना है, तो उसमें भी एक कॉमन इंटेंशन था। तो बात जो हमारी सेक्शन धारा 4 है 34 है वो यही बताता है
कि जो हमारी योजना है पहले से बनाई हो या कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 35 की। 35 का मतलब है सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब है कि एक व्यक्ति को अलग अलग कृत्य करने पर अलग अलग धाराएं लगेंगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि ए मर्डर कर देता है, तो मर्डर कर देता है तो उसको क्या होगा कि धारा 302/35 लग जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बी है वो पीटता है तो उसके ऊपर धारा 325 और बटे 35 लग जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सी है वो हत्या की कोशिश करता है तो उसको धारा 307/35 लग जाएगा। तो इस प्रकार की धारा को व्यक्तिगत धारा कहते हैं। मतलब व्यक्तिगत का मतलब है एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग धाराएं लग सकते हैं। जैसे 5 लोग थे, 5 लोग का ग्रुप था और वो जा करके कोई मारता है कोई पीटता है, तो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग धाराएं लगती हैं। अब बात करते हैं 35 के बाद सेक्शन 40 की। इसमें क्या है कि ऑफेंस अपराध के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अपराध में आपके जो है 4 तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका मानव, मतलब अपराध जो हो रहा हो वो मानव के ऊपर हो। दुराशय अपराधित मतलब कि इंटेंशंस क्रिमिनली, मतलब एक अपराधित दुराशय आपराधिक होना चाहिए, जिसे गिल्टी कहते हैं। और कृत्य जो आपराधिक है वो एक कृत्य होना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंची हो, मतलब दोस्तों की जो जिसके ऊपर लोग हावी हैं उसके ऊपर क्षति, मतलब जैसे वही जो मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट क्षति का बता देंगे नीचे 44 में। फिर एक इम्पॉर्टेंट धारा है जो है सेक्शन 41 में क्या कहा गया है कि SC/ST एक्ट 1889 और FSPA मार्शल लॉ या विशेष विषय के लिए बनता है और इस पे IPC जो है हमारी लागू नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। और इसी तरह से 44 है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, स्थानीय विधि। जो स्थानीय विधि मतलब एक सर्किल वे में राज्य सरकार वैसे कुछ बनाएंगे। यूपी को का कानून है, MA का लॉ है, राज्य में एक ही केवल लॉ होता है, लागू होगा, भारत के विशेष क्षेत्र के लिए होता है। अब बात करते हैं 34 की। अब सेक्शन बात करते हैं 44 की, जिसमें क्षति इंजरी की बात की गई है। जो 4 प्रकार की क्षति होती है। संपत्ति की क्षति हो सकती है, मन की क्षति हो सकती है, विख्यात की क्षति हो सकती है, मानव की शरीर की क्षति हो सकती है। और 50 में ये बताया गया है, सेक्शन जो हमारा 50 है, धारा की परिभाषा बताई गई कि कोई भी कानून चैप्टर में होगा और चैप्टर को सेक्शन में विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इन वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और उनको ज्वाइन कराइए, और जैसा हो फिर आप लोग बता दीजिए।